एवरीवन, एडुगोल्ड के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये जो टॉपिक है ये इकोनॉमी का पार्ट है जो जीएस 3 पेपर का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। तो एडुगोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडुकेटर शरण्या एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शन वाला है जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल हूँ। आप अपने टाइम के हिसाब से या फिर मेरे टाइम के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सेशन बुक कैसे करना है? सबसे पहले आपको साइन अप करना है अपना मेल आईडी को यूज़ करके। एडुगोल्ड के वेबसाइट पे आपको साइन अप करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड आप मेरा नाम चूज़ कर सकते हैं। देन आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा, आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है एंड आपके पास लिंक और बाकी डिटेल्स आ जाएगा। तो कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ क्या है? रिसेंटली इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो बेंचमार्क 10 ईयर्स की जो बॉन्ड यील्ड है वो उसकी शार्पली डिक्लाइन हुई है। और ये क्यों आरबीआई ने करा है? क्योंकि रिसेंटली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी की मीटिंग है एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की न्यू टैरिफ पॉलिसी है। ये दोनों के वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आरबीआई जो डिसीजन लिए हैं उसमें 10 ईयर्स की जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड यील्ड की डिक्लाइन हुई है। तो अब बॉन्ड यील्ड की जब डिक्लाइन होती है, बॉन्ड यील्ड जो एक बेसिकली इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है, वो नॉर्मली क्या होता है, यील्ड जब कम होता है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ जाता है। तो ये कैसे काम करता है, कौन से फॉर्मूला है इसका, किस तरीके से ये मार्केट को स्टेबलाइज करते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे आज। तो बेसिकली सबसे पहले तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, लोन देते हैं मनी को, और ये इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है। एंड जो कॉरपोरेट या गवर्नमेंट को लोन देते हैं, जो बोरो करते हैं, कॉरपोरेट या गवर्नमेंट जो बोरो करते हैं उन्हें लोन दिया जाता है। दैट फंड्स फॉर ए डेफिनिट और डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम एट वेरिएबल और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। बॉन्ड्स कौन इशू करते हैं? कंपनी, म्यूनिसिपैलिटी, स्टेट्स या फिर सॉवरेन गवर्नमेंट मनी रेज करने के लिए, पैसे उठाने के लिए मार्केट से बॉन्ड को इशू करते हैं। ओनर ऑफ द बॉन्ड्स आर डेट होल्डर्स और क्रेडिटर्स और इशूअर्स ऑफ द इशूअर्स। तो बेसिकली क्या करता है आरबीआई या मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई हो सकता है कि बॉन्ड इशू किया है। ओके, तो ये क्या होगा, आरबीआई ने बॉन्ड इशू किया है और मार्केट में, तो लोग क्या करेंगे, मार्केट से पैसे देके आरबीआई से बॉन्ड खरीदेंगे। तो ये पैसे दे रहे हैं और बॉन्ड खरीद रहे हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड है डेफिनिट पीरियड के लिए है, उसके बाद उसको पैसे और जो इंटरेस्ट है दोनों साथ साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट रेट देते हैं, फेस वैल्यू मतलब बॉन्ड के जो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए वो लेंडर को देते हैं और लेंडर बॉन्ड खरीदने के लिए बैंक को पैसे देते हैं। और ये जो पैसे हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, तो बॉन्ड इशू कौन करता है? बॉन्ड के इशू करने का डिफरेंट लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई या फिर जो फेडरल बैंक है या फिर जो सेंट्रल बैंक है हर एक कंट्री का, वो इशू करते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स एंड कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स दो तरीके का होता है, एक ट्रेजरी बिल या फिर सॉवरेन बॉन्ड। जो गवर्नमेंट मतलब लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट या फिर आपके यूनाइटेड किंगडम के जो फेडरल बैंक है वो इशू कर सकते हैं। और दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड, जो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इशू कर सकता है। ट्रेजरी बिल जो होता है वो हमेशा ही सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। जैसे इंडिया में ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए आते हैं। इतने दिन में वो मैच्योर कर जाएगा। तो इतने दिन के लिए आप अगर
बॉन्ड खरीदते हैं तो 91 डेज पे आपका बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा और आपके पास पैसे वापस आ जाएगा। ओके, ये आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्राइमरी मार्केट। एंड वहाँ से प्राइमरी मार्केट क्या होता है कि वहाँ पे जो इंश्योरेंस फार्म है, जो दूसरे बैंक है, उनको इशू किया जाता है। अब इंश्योरेंस फार्म से या फिर दूसरे बैंक से या फिर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से जो हमारे जैसे इन्वेस्टर है, जो हम लोग बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, उसके पास सेकेंडरी मार्केट पे जाता है। तो हमारी जो मार्केट मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट पे होती है। और एक चीज़ हमें याद रखना है कि सॉवरेन बॉन्ड पे अगर गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट किया मतलब गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो चुकी है। जो 2008 सब प्राइम क्राइसिस के बाद ग्रीस बैंकरप्ट हो गया था। ग्रीस ने अपना सॉवरेन बॉन्ड पे भी डिफ़ॉल्ट किया था एंड उसके बाद से अभी तक ग्रीस की जो इकोनॉमी है पहले की पोजीशन में अभी तक नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल बट दे कैन बोरो। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है या फिर गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, वो ट्रेजरी बिल बोरो कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, बट ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकता। साथ साथ में तीसरे एक टाइप का बिल होता है CMB, कैश मैनेजमेंट बिल। ये एक न्यू शॉर्ट टर्म बिल है जो 91 डेज से कम टाइम के लिए इशू किया जाता है। अगर गवर्नमेंट को इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत है तो कैश मैनेजमेंट बिल इशू किया जाता है जो 3 महीने से कम टाइम के लिए इशू होती है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इशू कर सकते हैं। नॉर्मली मोर देन ईयर के लिए इशू होता है एंड इंटरेस्ट रेट जो होती है वो 7 to 10% के अराउंड होती है। ओके, तो हमेशा याद रखना ये जो फिक्स्ड एसेट होते हैं जहाँ पे रिटर्न उसमें क्या होता है, रिटर्न अच्छा होता है। तो नेक्स्ट आते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड क्या है, ये इशू कौन कर सकता है, अर्बन लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशंस, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए या फिर कहीं पे अगर पैसे की ज़रूरत है, इन दैट कंडीशन वो इशू कर सकते हैं। जैसे बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो BMC है वो इशू कर सकते हैं, या फिर दिल्ली की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इशू कर सकते हैं। दे हैव टू प्रेजेंट ऑडिटेड रिपोर्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स पब्लिकली। तो बेसिकली इसके जो ऑडिट रिपोर्ट होती है म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने के लिए, वो ऑडिट रिपोर्ट 3 साल का पब्लिक डोमेन पे होनी चाहिए कि आप काम कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे थे, आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, एवरीथिंग कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। एंड म्यूनिसिपल बॉन्ड म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या कर सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट में भी रजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मोस्टली कौन इशू करते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स लाइक SBI, जो PSU है, बैंकिंग सेक्टर पे कोई अगर है तो वो इशू कर सकते हैं। और कॉमोडिटी सेक्टर लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जैसे टाटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर फाइनेंस में कोई भी ONGC इशू करता है या फिर REC इशू करता है। तो ये सब क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में आता है। When the corporate don't want to dilute their assets, but either आपको इशू पैसे अगर उठाना है मार्केट से, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर अपनी जो शेयर है उसको डाइल्यूट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड इशू कर सकते हैं। तो बॉन्ड इशू करने से क्या होगा, आपकी शेयर भी डाइल्यूट नहीं होगा, आप लोन की तरह लिए एंड विथ इंटरेस्ट। आपने अगर 3 महीने के लिए 91 डेज का कोई बॉन्ड है या फिर 1 ईयर का कोई बॉन्ड है तो 1 ईयर के लिए लिया और 1 ईयर बाद इंटरेस्ट के साथ साथ पैसे वापस किया। ओके, तो अब बेस्ड ऑन इंटरचेंजेबिलिटी बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, ये बेसिकली जो स्पेसिफिक टाइम है उस टाइम के बाद प्रीडिटरमाइंड नंबर पे बॉन्ड इक्विटी पे शेयर चेंज हो जाती है। तो बॉन्ड क्या होता है, इक्विटी ऑप्शन, अगर इक्विटी ऑप्शन में अगर अगर शेयर रहा
तो बॉन्ड क्या होगा, उसकी इक्विवेलेंट शेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टेबल बॉन्ड। एंड नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, ये कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब आते हैं बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के ऊपर। तो अभी हमने न्यूज़ पे क्या देखा था कि बॉन्ड यील्ड कम हुई है, तो बॉन्ड प्राइस के ऊपर बॉन्ड यील्ड कैसे डिपेंड करता है, ये हम आज बात करते हैं। तो मान लीजिए कोई 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, ये है 100 रुपीज़ का बॉन्ड जो आरबीआई ने प्राइमरी मार्केट में इशू किया है, और इसके एक साल बाद, एक साल के लिए इशू किया है, तो एक साल बाद इसका फेस वैल्यू होगा 110 रुपीज़। मतलब जो भी बॉन्ड खरीदेगा उसको 110 रुपीज़ वापस दिया जाएगा। इन नॉर्मल कंडीशन 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, उसका कूपन वैल्यू मतलब जो इंटरेस्ट आएगा टोटल वो 10 रुपये का है, एंड बॉन्ड की जो यील्ड है वो है 10%, मतलब 10/100 इंटू 100, तो ये 10% बॉन्ड यील्ड है, ठीक है। अब ये इतना डिमांड पे चला गया, प्राइमरी मार्केट से इशू होकर सेकेंडरी मार्केट पे आया, तो सेकेंडरी मार्केट पे डिमांड बहुत हाई है, इस बॉन्ड की डिमांड हाई है, एंड हो सकता है कि आरबीआई ने मान लो 50 ही ऐसा बॉन्ड इशू किया है, 50 बॉन्ड इशू किया है, तो 50 बॉन्ड डिमांड बहुत हाई है, तो सप्लाई जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत हाई है, तो डिमांड सप्लाई का बेसिक रूल के हिसाब से अगर सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो जो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो जैसे कि अगर मान लो व्हीट का प्राइस मतलब व्हीट प्रोडक्शन कम हुई है, विंटर व्हीट की अभी प्रोडक्शन कम हुई है मान लो, तो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो व्हीट का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा ना, पर क्विंटल बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक दैट सिमिलरली तो बॉन्ड की प्राइस क्या हुआ, 100 से 105 हो गया, क्योंकि जो बैंक है वो अब 105 रुपये में बेच रहे हैं। कूपन वैल्यू एक साल बाद इंटरेस्ट तो उतना ही मिलेगा, 10 रुपये। तो अब बॉन्ड यील्ड क्या हो गया, 100/105 इंटू 100, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9.52, ये है बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड प्राइस बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड यील्ड कम हो गया। अब बॉन्ड यील्ड जब धीरे धीरे इतना कम हो रहा है, आरबीआई ने क्या कहा था कि 100 के बॉन्ड पे 10% बॉन्ड यील्ड होगी, 10% बॉन्ड यील्ड होगी, बट एक्चुअली अभी बॉन्ड यील्ड कितना हो रहा है, 9.52%। तो धीरे धीरे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को जितना फ़ायदा हो रहा था अब उतना तो हो नहीं रहा है, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड लो हो जाएगा, लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो इन दैट कंडीशन बैंक क्या करेगा, जो 105 में बेच रहा था, डिमांड कम हो जाने की वजह से सप्लाई अब बहुत ज़्यादा है, 50 के 50 बॉन्ड ही पड़ा हुआ है, तो 95 रुपीज़ में बेचने लगा। डिमांड कम हो गई है, अब सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे कूपन वैल्यू तो 10 ही है, तो अब बॉन्ड यील्ड बढ़ के 10.52 हो गया। तो अब क्या हो रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, तो बॉन्ड की प्राइस कम होने से बॉन्ड यील्ड बढ़ गया। तो बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो गवर्नमेंट तो आरबीआई ने अगर पॉलिसी को ऐसे चेंज किया कि बॉन्ड यील्ड 9 बेस पॉइंट कम हो गई है, मतलब जो बॉन्ड प्राइस है, कोई जो स्पेसिफिक बॉन्ड प्राइस है वो बॉन्ड प्राइस बढ़ गया है, बॉन्ड की प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब बॉन्ड प्राइस बढ़ने से या कम होने से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में अब बात करेंगे। तो हमें याद रखना है कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन बॉन्ड प्राइस इंक्रीज द डिमांड ऑफ बॉन्ड यील्ड, या फिर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो डिक्रीज हो जाता है, बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होता है, एंड जब प्राइस डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो बॉन्ड यील्ड या फिर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आपको याद रखना होगा।
अब होते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड। मतलब ये क्या होता है, जब भी आरबीआई या फिर बॉन्ड की प्राइस, बॉन्ड यील्ड चेंज होती रहती है, बॉन्ड प्राइस मान लो इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, तो क्या होता है, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट चेंज होता रहता है। तो उसे स्पेकुलेटिव डिमांड कहते हैं कि एक्चुअली में हो नहीं रहा है, बट इन्वेस्टर जो है वो अपने मन में स्पेकुलेशन करके बैठा हुआ है कि ऐसा कंडीशन बनेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड। जब बॉन्ड की प्राइस ज़्यादा है, बॉन्ड की प्राइस हाई है, जैसे कि डिमांड हाई है, तो रेट ऑफ रिटर्न लो है, तो इनको रिटर्न कम हो रहा है। जैसे 105 रुपीज़ प्राइस था, तो रेट ऑफ रिटर्न था 9.52%। ठीक है, तो नॉर्मली इन दैट टाइम क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मनी को होल्ड कर लेते हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता या फिर दूसरे एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो वेट करते हैं कि बॉन्ड प्राइस फेल कब हो। बॉन्ड प्राइस फेल कब होगा, जब भी बॉन्ड की प्राइस फॉल होगी, तब क्या होगा, बॉन्ड की यील्ड फिर से बढ़ जाएगी, तो फ्यूचर में बॉन्ड की प्राइस कम होगा एंड देन दैट टाइम दे विल बाई। तो फ्यूचर में वो खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऐसा कंडीशन हो सकता है। ये जो सोच है इसे स्पेकुलेटिव डिमांड कहता है। सच डिमांड ऑफ मनी इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है, तो दिस इज स्पेकुलेटिव डिमांड। आई होप समझ में आ रहा है सबको। अब बॉन्ड मार्केट की बेनिफिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 10 साल की मान लो कोई इन्वेस्टमेंट है, तो 10 साल में किसी एक जगह पे माइनिंग इंडस्ट्री बन रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज को ये लाभ देता है, क्योंकि कंपनीज क्या करते हैं, शेयर को डाइल्यूट नहीं करते। 10 साल में उनको ऑब्वियसली 5 साल 7 साल में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट हो ही जाएगा, तो कंप्लीट होके उनको प्रॉफिट होगा, एंड उस प्रॉफिट से वो जो बॉन्ड है उसको पैसे वापस कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड को वो रिटर्न कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट अलाउज डेट फॉर वेरिंग टाइम पीरियड। कभी 10 साल का होता है, कभी 5 साल का होता है, कभी 3 साल का होता है, कुछ कुछ 1 साल से ज़्यादा है, कुछ कुछ 1 साल से कम है, 91 डेज का है, 364 डेज का है, तो बहुत सारे टाइम पीरियड के लिए है। तो कंपनी क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से वो डेट ले सकते हैं, ताकि लोग सब हैप्पी रहे। मतलब कंपनी को पैसे अपने डिफरेंट टाइम के लिए मिल रहे हैं, और इन्वेस्टर को क्या है, वो डिफरेंट टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। कोई 91 डेज का कर रहा है, कोई 152 डेज का कर रहा है, कोई 64 डेज का कर रहा है, कोई 5 साल का कर रहा है, तो सब कोई हैप्पी है। एंड लार्जर पार्टिसिपेशन, तो बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड वो फार्म को भी हेल्प करता है डायरेक्टली पब्लिक से पैसे लेने के लिए, बट उसके लिए उनको पब्लिक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। दैट मीन्स उनको शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो वो शेयर मार्केट पे रजिस्टर ना होके भी डायरेक्टली पब्लिक से पैसे बोरो कर सकते हैं। बट अब बॉन्ड मार्केट चैलेंज क्या है, ये जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बिकॉज और जो लोग कम है उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान है। अगर लार्ज क्वांटिटी है तो मार्केट को इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, बट स्मॉल अगर लोग हैं तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। बॉन्ड की विड्थ कम है, तो कुछ ही टाइप के बॉन्ड अवेलेबल है। जैसे रिसेंटली ग्रीन क्रेडिट बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया था, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किया है, जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसके लिए मसाला बॉन्ड इशू किया है। तो बॉन्ड बस कुछ ही टाइप का मिलते हैं, या फिर नॉर्मल गोल्ड बॉन्ड है, तो कुछ ही टाइप के बॉन्ड मिलते हैं। जितने तरह के शेयर मिलता है उतने तरह के बॉन्ड अवेलेबल नहीं हुए, रेगुलेशन ठीक ठाक नहीं है। तो बॉन्ड की रेगुलेशन कौन करता है, मोस्टली आरबीआई और सेबी, यही लोग बॉन्ड मार्केट शेयर मार्केट की करते हैं। ठीक है, तो बट जो है
डेप्थ कम होने की वजह से, लोगों की पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से जो रेगुलेशन है वो उतना ठीक ठाक नहीं है, एंड उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि उनके पैसे डूब तो नहीं जाएगा। और क्या है, बॉन्ड की पोर्टेबिलिटी कम है। तो बॉन्ड की पोर्टेबिलिटी मतलब अगर आप मान लो महाराष्ट्र में बॉन्ड खरीदा है तो आप यूपी में उसको पोर्ट नहीं करा सकते, मतलब यूपी में आप बॉन्ड को वापस करके पैसे नहीं ले सकते, या फिर किसी और को बेचने में हमको दिक्कत होता है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो हर एक स्टेट में अलग अलग है। जो बेसिकली इसको सेम करने के लिए या फिर हर एक स्टेट का सिमिलर करने के लिए 2020-21 के बजट पे बात हुई थी, बट इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बॉन्ड मार्केट के चैलेंजेस है जो आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। अब आते हैं बॉन्ड यील्ड जो है वो स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है। तो बेसिकली क्या देखा जाता है, बॉन्ड यील्ड जैसे ही कम हो जाता है तो इक्विटी मार्केट या फिर शेयर मार्केट बहुत अच्छा काम करता है, एंड बॉन्ड यील्ड जैसे आप होता है, बॉन्ड यील्ड मतलब 10.52% मान लो, जैसे ही बढ़ गया तो क्या हुआ कि इक्विटी मार्केट उतना अच्छे से काम नहीं करता है, क्योंकि शेयर और बॉन्ड ये दोनों दो डिफरेंट ऑपोजिट टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो लोग जब बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो शेयर में इन्वेस्ट कम कर रहे होते हैं, और जब शेयर में इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं तो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आरबीआई ने क्या किया, रिसेंटली ये जो ग्लोबल टैरिफ वार चल रहा है, यूएसए हर एक कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शेयर मार्केट क्या है, बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है। तो ये शेयर मार्केट स्पेसिफिकली इंडिया में भी इसका इफेक्ट है। तो शेयर मार्केट को स्टेबल करने के लिए क्या है कि बॉन्ड यील्ड कम कर दिया गया है। तो आरबीआई ने जो ये 9 बेस पॉइंट बॉन्ड यील्ड को कम कराया है, वो क्यों, क्योंकि शेयर मार्केट को अच्छे से काम कराना है, शेयर मार्केट का जो कंडीशन है उसको बेटर करना है। ठीक है, तो इसीलिए करवाया गया। आई होप आप समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट और या इक्विटी मार्केट या फिर बॉन्ड के बीच में क्या कनेक्शन है। तो बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ता है, राइज करता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनीज क्या होता है, बढ़ जाता है, एंड उसकी वजह से स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ता है, तो स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बीच में, स्टॉक मार्केट और बॉन्ड का जो मार्केट है मनी मार्केट है, बेसिकली बॉन्ड का मार्केट, बॉन्ड के जो मार्केट है उसको क्या कहते हैं, इसे मनी मार्केट कहते हैं। ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, सेकेंडरी मार्केट पे होती है। प्राइमरी मार्केट पे बॉन्ड इशू कौन करता है, आरबीआई इशू करता है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछे चुके हैं एंड आगे भी पूछ सकते हैं। अब एक चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जानना है, जब भी हम इकोनॉमी में मार्केट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ हमें इंटरनेशनल मार्केट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम तो चल रहा था यूएसए में, बट यूएसए मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी तो अफेक्ट हो रहा है। तो ये दोनों को साथ में हमें पढ़ना होगा, तभी जो एक्चुअल सिचुएशन है अभी का आपको समझ में आएगा। बेसिकली क्या है, इंडिया में जब बॉन्ड यील्ड बढ़ता है, जैसे आज की सिचुएशन का उल्टा कंडीशन, तो बॉन्ड यील्ड जब भी बढ़ता है तो हमें क्या पता है कि स्टॉक मार्केट खराब काम करेगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब बॉन्ड यील्ड कम है, शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट अच्छा काम करेगा, एंड उसी के लिए आरबीआई ने बॉन्ड की यील्ड को कम कर दिया है। तो बॉन्ड यील्ड जब ज़्यादा है, स्टॉक मार्केट अच्छा काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि इंडिया के जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जैसे ही अच्छा काम नहीं करेगा तो जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के लोग क्या करेंगे, ये लोग जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो अपना शेयर बेचने लगेंगे, क्योंकि लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है ना।
तो शेयर मार्केट जैसे ही काम नहीं करेगा अच्छे से, तो शेयर मार्केट के ऊपर प्रेशर है। एंड इन दैट कंडीशन हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, मतलब हम जैसे लोग जो शेयर मार्केट पे पैसे लगाते हैं, वो अब क्या करेगा, अपना मनी शेयर से हटाना स्टार्ट कर देगा, मतलब शेयर को बेचने लगेगा। तो शेयर को जैसे ही बेचने लगेगा, तो वो किसी ना किसी दूसरी जगह पे तो इन्वेस्ट करेगा, आइदर वो गोल्ड पे इन्वेस्ट करेगा या फिर वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो जैसे ही वो बॉन्ड परचेज करने लगेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगा, बॉन्ड की डिमांड हाई होगा। एंड बॉन्ड की डिमांड हाई होने से बॉन्ड की यील्ड जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बॉन्ड का यील्ड कम हो जाएगा, तो लोगों के पास उतना अच्छा मौका वो लगेगा नहीं, उतना अट्रैक्टिव अब इन्वेस्टमेंट है नहीं, क्योंकि यील्ड कम हो रहा है। तो लोग क्या है, फिर से शेयर मार्केट पे आ जाएंगे पैसे लगाने, ठीक है। तो डोमेस्टिक मार्केट इस तरीके से काम करता है। अब आते हैं इंटरनेशनल मार्केट कैसे काम करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट पे, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट जैसे यूएसए का बात करते हैं, तो यूएसए में बॉन्ड कौन रिलीज करता है, बेसिकली ये यूएस फेडरल रिजर्व करता है, यूएस फेड इसका नाम है। तो यूएस फेड मान लो कि अपना जो कि कोई नया बॉन्ड इशू किया है, हो सकता है। तो नया बॉन्ड जब भी इशू होता है, बॉन्ड के ऊपर यील्ड अच्छा होता है, क्योंकि वही 100 पे आपको 10% मिल रहा है, ठीक है। तो यील्ड अच्छा होता है। यील्ड अच्छा होने की वजह से क्या होता है, वैसे ही सिमिलरली जो शेयर मार्केट है, मतलब यूएस के मान लो इन्वेस्टर्स था, तो वो इन्वेस्टर ने क्या किया था, इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है, तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। अब मान लीजिए यहाँ पे स्टारबक्स जो है, ये टाटा के साथ मिलके स्टॉक हमारे जो शेयर मार्केट है इसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। अब ये दोनों साथ में टाटा स्टारबक्स के नाम पे इंडिया में इन्वेस्ट किया था। अब जब यूएसए में ये न्यू बॉन्ड रिलीज हुई है, तो स्टारबक्स ने क्या देखा कि जो इंडिया के शेयर मार्केट में जितना प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने कंट्री के अगर बॉन्ड में लगाते हैं तो पैसे ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रही है। तो इन्होंने क्या किया, अपने शेयर मार्केट से पैसे हटा के बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया से जो पैसे है वो उसको वापस ले लिया है, ओके। तो इंडिया की शेयर मार्केट गिरने लगी, ठीक है। अब इंडिया की शेयर मार्केट कैसे गिरेगा, क्योंकि अगर स्टारबक्स अपने इन्वेस्टमेंट हटा लेता है, तो क्या, तो अगर स्टारबक्स हटा रहा है, वैसे ही सिमिलरली और कुछ कुछ कंपनीज हटाएगा, सिर्फ स्टारबक्स तो नहीं है, बहुत सारे कंपनीज अपना पैसे क्या करेगा, यूएस फेड के बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो शेयर मार्केट के पे अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही इन फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ करता है, उसको देख के जो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उनको टेंशन होने लगता है कि इतने लोग पैसे अगर हटा रहे हैं, तो हमारे भी तो शेयर मार्केट पे प्रेशर होगा, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो हम भी पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर विड्रॉ करने से ऐसा सिचुएशन होगा। और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो इंडियन शेयर मार्केट से अगर विड्रॉ करते हैं और पैसे वापस ले लेते हैं, तो वैसे ही क्या होगा, स्टॉक्स जो शेयर है उसकी प्राइस कम हो जाएगा एंड शेयर मार्केट खराब काम करेगा, शेयर मार्केट पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही जो सिचुएशन है, इसको चेंज करने के लिए रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, बॉन्ड यील्ड को कम कर दिया है, ताकि जो शेयर मार्केट है, बॉन्ड यील्ड को ज़्यादा मतलब बॉन्ड अगर ज़्यादा लोगों के पास अनअट्रैक्टिव लगा, तो लोग शेयर में इन्वेस्ट करेंगे एंड शेयर के पे इन्वेस्ट करने के वजह से जो शेयर मार्केट है वो अच्छा काम करेगा। एंड अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस बनी रहे शेयर मार्केट में, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बनी रहेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख के वही स्पेकुलेटिव डिमांड क्रिएट करते हैं कि अच्छा वो भी ऐसा कर रहे, तो हो सकता है कि सिचुएशन ऐसा हो, हम भी पैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि अच्छा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे सिचुएशन बेटर है, तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं।
तो बेसिकली इन दोनों के बीच में स्पेकुलेटिव डिमांड चलता रहता है, स्पेकुलेशन चलता रहता है, ठीक है। तो आई होप अभी बॉन्ड मार्केट और आरबीआई कैसे काम कर रहा था, आरबीआई के ये बॉन्ड यील्ड को कम करने की, ज़्यादा करने की वजह से क्या क्या चेंज होगा, ये आपको समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड यील्ड बेसिकली क्या करता है कि इकोनॉमी की इंडिकेटर होती है। तो अगर बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टाइम के लिए हाई है, मतलब क्या है कि बॉन्ड की प्राइस कम हो रखी है, ठीक है। बॉन्ड की प्राइस कैसे कम है, डिमांड बॉन्ड की कम है एंड जो बॉन्ड की प्राइस है वो कम है। तो बॉन्ड की प्राइस क्यों कम है, क्योंकि डिमांड कम है, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो उसको फंड बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्राइस कम हो रखी है, डिमांड भी कम है। डिमांड अगर कम है मतलब जो प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग अच्छे से हो नहीं रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ठीक से फंड नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एंड डेवलपमेंट जैसे ही नहीं होता तो इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस कम है, अब अगर गवर्नमेंट पे कॉन्फिडेंस कम है मतलब डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट शुड नॉट टेक एनी मोर लोन, क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी आपके जो प्रोजेक्ट है वो चल नहीं रहा है, डिफ़ॉल्ट होने की चांसेस है। प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट अगर कंटिन्यूसली होता रहे तो हो सकता है कि लार्जली इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर और भी लोन लेता है इन दैट कंडीशन तो कॉन्फिडेंस और भी कम होता है, कॉन्फिडेंस और भी रिड्यूस होने लगता है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड बेसिकली हमेशा क्या होता है, इकोनॉमी की इंडिकेटर होती है। लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड यील्ड हमेशा इकोनॉमी के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, बॉन्ड यील्ड को रिसेंटली कम कर दिया है, ठीक है। इसको हमें याद रखना होगा। सो दैट्स इट फॉर द डे। इकोनॉमिक्स के ये कुछ कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में इसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर स्टेटमेंट आते हैं, पूछे जाते हैं, मेंस में तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ सकता है। तो ऐसे ही सिमिलरली 1-to-1 मेंटरशिप के लिए मेरे साथ बने रहिए। गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर में एडुबोल्ट की ऐप आप डाउनलोड कीजिए एंड सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबोल्ट IAS को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड प्रिपरेशन एट ईज मेरी खुद की चैनल है, यहाँ पे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, इस टाइप के हर एक एग्ज़ाम्स के लिए मैं सबको हेल्प करती रहती हूँ। इस पर आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड गुड लक।